ये साफ है कि टैंक यूनिट को क्या करना है ना? उस यूनिट के नाम से ही पता चलता है कि उसके पास टैंक हैं, जिनसे वो जमीन पर अन्य यूनिट्स को कवच और फायर सपोर्ट देती है। लेकिन जब टैंक यूनिट्स के पास टैंक नहीं हो तो क्या होगा? रूस को इसका जवाब मिल रहा है, क्योंकि पुतिन ने टैंक यूनिट्स को उस उपकरण के बिना जिसे चलाने में वे माहिर माने जाते हैं, जंग में भेजने का पागलपन भरा फैसला लिया है। पुतिन की सेना अपने आखिरी दौर में है। पागलपन हावी हो चुका है, क्योंकि अब रूस की टैंक यूनिट्स एक ऐसे दुश्मन से जूझ रही है जो यूक्रेन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो दुश्मन उनके अपने कमांडर हैं। 13 अप्रैल की एक रिपोर्ट में यूरो मैदान प्रेस ने बताया कि रूस अपने टैंक फ्रंट लाइन पर भेजने से डरकर उन्हें पीछे रोक रहा है। यूक्रेन के घातक ड्रोन टैंकों के लिए बड़ा खतरा है। अब कमांडर तय करे कि टैंक यूनिट्स को कवच दे या न दे, क्योंकि वही कवच उन्हें निशाना भी बना सकता है। या वे इन यूनिट्स को पैदल या बिना कवच वाले वाहनों में भेजे और उम्मीद करे कि यूक्रेन के ड्रोन उन्हें न पकड़े और टुकड़े टुकड़े न कर दे। लगता है रूस ने दूसरा विकल्प चुना। शायद क्रेमलिन में बैठे लोगों ने पैसों की वजह से टैंक यूनिट्स का कवच हटाने का फैसला किया है, क्योंकि टैंक खोना महंगा पड़ता है। उन सैनिकों को खोना जिन्हें उस टैंक को चलाना चाहिए कहीं ज्यादा सस्ता है। तो चलिए उन्हें बिना उस उपकरण के भेज दे जिसे उन्होंने सैन्य सेवा में इस्तेमाल किया। ये रूसी कमान द्वारा लिया गया एक हैरान कर देने वाला फैसला है, लेकिन जल्द ही आप जानेंगे कि रूस के इस फैसले के पीछे अजीब तर्क है। इससे पहले कि हम उस पर आएं, रूस द्वारा अपने टैंक यूनिट से टैंक हटाने की खबर यूक्रेन के संयुक्त बलों के प्रवक्ता विक्टर क्राहुबोव से आई है। उनका दावा है कि रूस अपने टैंकों को मोर्चे से लगभग 20 किलोमीटर यानी करीब 12.4 मील दूर खड़ा कर रहा है। आधुनिक युद्ध में 20 किमी के किल जोन में आमतौर पर टैंक और आईएफवी जैसे उपकरण पार नहीं कर पाते, विक्टर क्राहुबोव बताते हैं। वह जोड़ते हैं कि रूस अभी भी अपने सैनिकों को मोर्चे तक और उससे आगे पहुंचाने के लिए वाहनों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वे वाहन अक्सर क्वाड बाइक और मोटरसाइकिलें होती है। ये टैंक से तेज है और कभी कभी यूक्रेन के ड्रोन से बच सकते हैं, लेकिन इन्हें टैंक यूनिट्स नहीं चलानी चाहिए। साथ ही इनमें कोई कवच नहीं होता। सवारी करते समय एक छोटी सी गलती मौत का कारण बन सकती है। अगर बाइक सवारों को कहीं ऊबड़ खाबड़ इलाका मिल जाता है तो यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन आसमान से आकर उन्हें मार सकते हैं। रूस शायद अपने टैंकों की सुरक्षा कर रहा है, लेकिन वह उन सैनिकों की कोई मदद नहीं कर रहा है जिन्हें वह बिना किसी सुरक्षा के मौत के इलाके में भेज रहा है। ये तो ऐसा भी नहीं है कि रूस के टैंक यूक्रेन की पोजीशनों पर फायरिंग करके मदद कर पा रहे हैं जहां रूस ने उन्हें खड़ा किया है। उदाहरण के लिए रूस के T-90 टैंकों को लीजिए, जिन्हें दुनिया के बेहतरीन युद्धक टैंक माना जाता है। पुतिन भी ऐसा दावा करते हैं, क्योंकि वह रूस की सेना की श्रेष्ठता पर हर सुनने वाले को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। T-90 प्रभावशाली है, लेकिन गेम चेंजर नहीं है और उन दूरियों पर ज्यादा उपयोगी नहीं जहां रूस अब अपने टैंक तैनात कर रहा है। जैसा कि नेशनल इंटरेस्ट ने बताया है, T-90 में 125 मिमी की स्मूथ बोरगन है, जिसे रूस के अनुसार अगली पीढ़ी की फायर कंट्रोल सिस्टम से मजबूत किया गया है। T-90 का ऑनबोर्ड इंफ्रारेड सिस्टम रूस के अन्य टैंकों की तुलना में अधिक सटीकता और दूरी पर लक्ष्य भेदने में मदद करता है। इन उपकरणों से T-90 दुश्मन को 8 किमी दूर तक निशाना बना सकता है। ये काफी नहीं है, अभी भी 12 किलोमीटर बाकी है ताकि ये टैंक यूक्रेन की रक्षा पंक्ति तोड़ सके जब मोर्चे से इतनी दूर हो, है ना रूस? अब तक आपके मन में संदेह होंगे। यूक्रेन कहता है रूस टैंक यूनिट्स को बिना टैंक भेज रहा है, लेकिन ये यूक्रेन की बात है। क्या हम ऐसे प्रवक्ता का प्रचार सुन रहे हैं जिसका स्वार्थ रूस को जितना हो सके उतना कमजोर दिखाने में है? नहीं। और हमें यह कैसे पता है? रूस की टैंक की परेशानियों को उजागर करने वाले सिर्फ त्राहुबो ही नहीं हैं। रूसी सैनिक खुद भी अपने देश की मौजूदा टैंक स्थिति के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, और इनमें से ज्यादातर बातें वही है जो यूक्रेन ने खुद उजागर की है। 14 अप्रैल को वोएनका कोचिनोक के टेलीग्राम चैनल ने एक रूसी सैनिक का दिलचस्प पत्र प्रकाशित किया। अगर आप नहीं जानते कि कोचिनोक कौन है, तो वह उन कई रूसी सैन्य ब्लॉगर्स में से एक है जो पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमला करने का फैसला लेने के बाद से ही रूस के युद्ध के समर्थन में
लगातार प्रचार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में वो एक प्रचारक है, एक दलाल है, एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर पुतिन और उनके क्रेमलिन साथी आमतौर पर भरोसा कर सकते हैं कि वो उनके मुताबिक चलेगा और वही कहेगा जो उन्हें चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि रूस का युद्ध अच्छे से चल रहा है। अब उस पत्र को देखें जो इस प्रचारक ने 14 अप्रैल को जारी किया था। पत्र में सैनिक कोचिनोक बताता है कि वह रूसी सशस्त्र बलों की 110वीं ब्रिगेड में है। विशेष रूप से वह उस ब्रिगेड की टैंक बटालियन में सेवा करता है और उसने यह तय किया है कि वह अभी उस बटालियन में वास्तव में क्या हो रहा है इसका खुलासा करना चाहता है। अब टैंक शायद ही सीधे युद्ध में शामिल होते हैं। हर 2-3 हफ्ते में बटालियन की हर कंपनी से 2 लोग पैदल सेना में भर्ती कर हमलावर ठिकानों, किलेबंद मोर्चों और ड्रोन के समर्थन में भेजे जाते हैं। सैनिक कहते हैं, जो रूस के युद्ध के मौजूदा तरीके की आलोचना है। सैनिक का दावा है कि टैंक कंपनियों की 3 प्लाटून सिर्फ कागजों पर हैं। हकीकत यह है कि इन प्लाटूनों के कई सदस्य यूक्रेन के ड्रोन से मारे जा चुके हैं और बाकी भी जल्द मारे जाएंगे। लोग लड़ाई में जाने और अपने वतन की रक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं टैंक सैनिकों की जान को इस तरह से दांव पर लगाना एक अपराध मानता हूं। अनाम सैनिक कहता है, टैंक सैनिक पैदल सेना नहीं होते। वह इसके बाद रूस के टैंक सैनिकों के साथ जो हो रहा है उसकी तुलना अत्याचार और विनाश से करता है। यहाँ तक कि वह रूस की टैंक इकाइयों के साथ जो हो रहा है उसे अवैध प्रथा तक कह देता है। और फिर अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए उस पत्र में 11 टैंक सैनिकों के नाम साझा किए गए हैं, जिन्हें वो सैनिक व्यक्तिगत रूप से जानता था, जिनके बारे में उसका दावा है कि हाल ही में उन्हें हमलावर इकाइयों में भेजे जाने के बाद वे मारे गए या लापता हो गए। याद रखें, ये यूक्रेन नहीं बल्कि एक रूसी सैनिक कह रहा है, जिसे एक प्रचारक ने मंच दिया है जो आमतौर पर रूसी सेना की तारीफ करता है। पुतिन के लिए यह धोखा उन्हें रूस में किसी को भी सेंसर करने के लिए मजबूर करेगा जो बोलने की सोचता है, या उसके गुर्गे कोचिनोक को सबसे नजदीकी खिड़की से मिलवाने निकल पड़ेंगे। लेकिन हमारे लिए यह रूसी पर्दे के पीछे की एक झलक है, एक छोटी सी झलक उस हकीकत की जिसका सामना अब रूस के बिना टैंक वाले टैंक सैनिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे मोर्चे पर भेजा जा रहा है जैसे वे सामान्य पैदल सैनिक हों। और अगर वे पैदल सैनिक है तो रूस उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा वह अपने बाकी पैदल सैनिकों के साथ करता है। वे तोप का चारा बन जाएंगे। संख्या हमें सब कुछ बता देती है कि रूस द्वारा अपने टैंक चालक सैनिकों से टैंक छीनने की रणनीति कितनी सफल हो रही है। गुमनाम रूसी सैनिक के अनुसार 11 मारे या लापता टैंक चालक तो सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार एक ड्रोन दीवार, जिसे बनाने में यूक्रेन को लगभग $880 मिलियन खर्च करने पड़े हैं, वो हैरान कर देने वाली गति से दुश्मनों को मार रही है। सिर्फ मार्च महीने में ही यूक्रेन ने 35,300 से अधिक दुश्मन के नुकसान दर्ज किए, जिनमें से अधिकांश बिना पायलट वाले हवाई वाहनों यानी UAV से किए गए हमलों का नतीजा थे। यह सब कुछ एक ई-पॉइंट सिस्टम में दर्ज किया गया है, जिसे यूक्रेन ने अपने ड्रोन ऑपरेटरों को जितने ज्यादा रूसी सैनिकों को मार सके उसके लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया है। सिस्टम काम कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लागू किए जाने के बाद से इस सिस्टम पर दर्ज मार्च का यह सबसे ऊंचा आंकड़ा है। तो यूक्रेन की एक बहुत बड़ी भूमिका है जो रूस अभी युद्ध के मैदान पर जितनी भारी मौतें झेल रहा है उसमें, लेकिन रूस खुद इसे जितना होना चाहिए उससे ज्यादा आसान बना रहा है। यही होता है जब टैंक सैनिकों को बिना सुरक्षा पैदल या साइकिल से भेजा जाता है, जो यूक्रेन के ड्रोन झुंडों से नहीं बचाते। ये सब एक साफ सवाल उठाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये है द मिलिट्री शो, जहां हम आपको सुर्खियों के पीछे की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा सबसे आगे रह सके। अब लौटे हैं कि ऐसा क्यों है। इसके 2 कारण हैं, डर और कमी। डर से शुरू करते हैं। त्राहुबोव ने उस समस्या की ओर इशारा किया है जिसका सामना रूस के कमांडरों को अपने टैंक चालकों के साथ करना पड़ता है। वे कमांडर टैंकों को भेजना चाहते हैं। वे युद्ध के उस पुराने तरीके पर लौटना पसंद करेंगे जो पुतिन 2022 में यूक्रेन लेकर आए थे। हालांकि जिस हकीकत का उन्हें सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि युद्ध अब 2026 में उन रणनीतियों से कहीं आगे बढ़ चुका है। इसका कारण यूक्रेन के किल जोन है। 20 किलोमीटर का इलाका रूसी टैंकों के लिए डरावनी रक्षा व्यवस्थाओं से भरा है,
जिससे अब वे आगे नहीं बढ़ते। यूक्रेन ने कई सालों में उस इलाके को जाल बना दिया है जहां टैंकों को गुजरना होता है। इन किल जोन में पारंपरिक एंटी टैंक रक्षा व्यवस्थाएं मौजूद हैं। बारूदी सुरंगें हर तरफ बिछी है। ये तुरंत टैंक की ट्रैक्स उड़ा सकती है। ड्रैगन के दांत और एंटी टैंक खाइयां किल जोन में है, जिनका मकसद रूस के टैंक ऑपरेटरों की रफ्तार कम करना है। ज्यादातर टैंक क्रूज के लिए उनके द्वारा चलाए जाने वाले वाहनों में इन किल जोन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और जैसे जैसे यूक्रेन अपने किल जोन को बदल और सुधार रहा है, इन क्रूज के लिए हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। दिसंबर में यूनाइटेड 24 मीडिया ने उस बहुस्तरीय किल जोन किलेबंदी का दौरा किया जिसे यूक्रेन ने टैंक और सैनिकों को रोकने के लिए बनाया है। यूक्रेन के कई नवाचारों का केंद्र बिंदु किल जोन को जितना संभव हो उतनी गहराई देना रहा है, जिससे सैनिकों और उपकरणों का अधिक फैलाव संभव हो पाता है। कुछ मामलों में यूक्रेन के पास अकेले सैनिक की भी पोजीशन होती है, और वह ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि वह अपनी परतदार किल जोन में बड़ी संख्या में ड्रोन और रोबोट तैनात करता है। विशेष टीमें उन एफपीवी ड्रोन का समर्थन करती है जो मार गिराने का काम करते हैं। ये टीमें ऊपर ऊंचाई पर उड़ती हैं और किल जोन के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। जैसे ही कोई टैंक यूक्रेन की रक्षा में फंसता है तो ही ड्रोन संकेत भेजते हैं और एफपीवी ड्रोन हमला करते हैं। अगर रूसी टैंक चालक रक्षा को चकमा देकर निकलने की कोशिश करते हैं तो वे खुली सड़क पर आते हैं, जहां तोपखाने या एफपीवी ड्रोन से उन पर हमला हो सकता है, जो 80% से अधिक बार निशाना साधते हैं। यूक्रेन ने पहले रूस और खुद द्वारा बनाई किलेबंदियों से काफी सीखा है। जो किलजोन हम देख रहे हैं वे रूसी टैंकों के लिए जहर है। हमने आपको पहले बताया था कि रूस द्वारा अपने टैंक चालकों से टैंक वापस लेने के फैसले के पीछे एक तरह की टेढ़ा मेढ़ा तर्क है। किलजोन के बारे में जानने पर तर्क समझ में आता है। साफ है, इन किलजोन में टैंक भेजना बेकार है। वे बैठे बिठाए शिकार है, धीमी गति से चलने वाले लक्ष्य है जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन आसानी से नष्ट कर देते हैं। हमने हाल ही की कुछ घटनाओं में देखा है जब रूस ने टैंक हमला करने का जोखिम उठाया। 8 मार्च को रूस ने अग्रिम मोर्चे के शहर हुल्यापोला पर हमला करने के लिए मशीनीकृत काफिला भेजने की कोशिश की। उस कॉलम में एक टैंक, एक बख्तरबंद वाहन और 2 ऑल टेरेन वाहन थे। किसी भी तरह से यह कोई बड़ा कॉलम नहीं था, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया था। शायद अगर रूस भाग्यशाली होता तो यह छोटी मशीनीकृत काफिला मारक क्षेत्रों से निकलकर उस शहर तक पहुंच सकती थी जिसे वो निशाना बनाना चाहता था। स्पॉइलर अलर्ट, रूस भाग्यशाली नहीं था। यूक्रेन की 225वीं एयर असोल्ट रेजिमेंट द्वारा खुलासा किया गया कि यूक्रेन ने रूसी बख्तरबंद वाहनों पर नजर रखी और ड्रोन हमलों की एक श्रृंखला से उन्हें नष्ट कर दिया। टैंक और वाहनों पर सवार सैनिकों की हालत भी बेहतर नहीं रही, क्योंकि उनके आखिरी पल यूक्रेन के ड्रोन उन पर हमला करते हुए छिपने की जगह तलाशने में ही गुजर गए। ऐसी घटनाएं पूरे मोर्चे पर तब होती रही हैं जब भी रूस अपने टैंकों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। रूस अपने टैंकों को पीछे रखकर समझदारी दिखा रहा है। आप सोचेंगे कि अगला कदम यूक्रेनी मारक क्षेत्रों का तोड़ ढूंढना होगा। कम से कम आप सोच सकते हैं कि रूस अपने टैंक चलाने वाले सैनिकों को वैसे भी उन जोन में भेजना आखिरी चीज होगी जो रूस करेगा। ऐसा तर्क कुछ ज्यादा ही समझदारी भरा लगता है। पुतिन इलाका कब्जा करना चाहते हैं और ऐसा करने का एकमात्र तरीका है कि सैनिकों को उस इलाके तक पहुंचाया जाए। टैंक मिले जुले हैं, फिर भी सैनिक आगे बढ़ते हैं। वे सैनिक ऐसी स्थिति में फंसते हैं जहां जीतना असंभव होता है। अधिकांश सैनिक तो मोर्चे के पास पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। जो सैनिक मारक क्षेत्र को पार कर यूक्रेन की पंक्तियों के पीछे घुसपैठ करने में कामयाब भी हो जाते हैं, उनकी हालत भी ज्यादा बेहतर नहीं होती। पुतिन मानते हैं कि जहां रूसी सैनिक पहुंचे वह रूस का दावा बन सकता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में यह विचार पुराना हो चुका है और बिल्कुल अप्रासंगिक है। मारक क्षेत्र इसका प्रमाण है। कई रूसी सैनिक इन इलाकों में कदम रखते हैं और कभी कभी कमजोर रक्षा पंक्तियां भी बना लेते हैं। उन्हें ढूंढकर मार गिराया जाता है और वे वैसे भी मारे जाते हैं। अक्सर ऐसे घुसपैठिए यूक्रेन की पंक्तियों के पीछे फंसकर कुमक का इंतजार करते हैं जो मारक क्षेत्रों में मारी जा रही होती है। रसद खत्म होते ही यूक्रेन उनकी पोजीशन का पता लगा लेता है। वे भी मारे जाते हैं, बस साथियों से थोड़ी देर और टिकते हैं। अब दूसरा कारण है कि रूस अपने टैंकों को मोर्चे से 20 किलोमीटर या ज्यादा पीछे क्यों रखता है। ये कारण ज्यादा व्यवहारिक है। रूस के पास बड़े मशीनीकृत हमलों के लिए अतिरिक्त टैंक नहीं है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार
रूस को 4 साल की लड़ाई में 16 अप्रैल तक 11,866 टैंकों का नुकसान हुआ है। अगर हम सिर्फ तस्वीरों और वीडियो से पुष्टि किए नुकसानों को देखें तो ये संख्या 4,000 से ज़्यादा है, जिसके बारे में 1945 बताता है कि ये ज़्यादातर देशों के पास कभी रहे टैंकों से भी ज़्यादा है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास कुल मिलाकर सिर्फ 4,666 टैंक है और यह संख्या उसे दुनिया में चौथे स्थान पर रखती है। अमेरिका से नीचे के हर देश के पास 4,000 से कम टैंक है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रूस के टैंकों का नुकसान सिर्फ बहुत बड़ा नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ है। आधुनिक युद्धों में इतनी बख्तरबंद गाड़ियां नहीं खोई गई। अब रूस टैंक भंडार के अंतिम हिस्से पर पहुंचकर इन नुकसानों को महसूस कर रहा है। रूस और टैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने टैंक चालकों को उस बख्तरबंद गाड़ी के साथ यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजना चाहता है, जिसका इस्तेमाल करना उन्होंने सीखा है। देश की निर्माण क्षमता रूस द्वारा खोए गए टैंकों की भारी संख्या के साथ मेल नहीं खा पा रही है। यूरोमैदान प्रेस के मुताबिक रूस हर साल 428 टैंक बनाने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा है कि उसने उत्पादन बढ़ाने को दूसरा कारखाना खोला है। इस आउटलेट का दावा है कि सबूत है जो दिखाते हैं कि नया कारखाना T-80 BVM टैंकों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जिन्हें इसे शुरू से बनाना था। इसके बजाय ये बस पुराने टैंकों को उनके पुर्जों के लिए खोल रहा है, जिनका इस्तेमाल वो कथित तौर पर नए वाहनों को बनाने के लिए कर रहा है, जो वास्तव में वे पुराने टैंक हैं जो रूस के पास पहले से भंडारण में थे और अब उनकी मरम्मत की जा रही है। लेकिन भले ही ऐसा न भी हो, फिर भी साल में 428 टैंक क्रेमलिन में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफ़ी हैं। जब आप यूक्रेन के आंकड़े या पुष्टि किए गए नुकसानों को देखें तो भी ये साफ है कि रूस जितने टैंक यूक्रेन में खो चुका है, उनकी भरपाई के लिए वह उतने टैंक बना ही नहीं पा रहा है। रूस अब तक 4,000 से ज़्यादा टैंक खो चुका है, यानी हर साल औसतन 1,000 टैंक। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह आंकड़ा सालाना करीब 3,000 हो सकता है। 428 टैंक इन दोनों आंकड़ों के करीब भी नहीं है। ये वो संख्या है जो रूस बनाना चाहता है, न कि जो वो अभी बना रहा है। रूस टैंकों की भारी कमी के चलते अब अपने भंडार से बेहद पुराने टैंक निकाल रहा है ताकि यूक्रेन में उनकी मौजूदगी दिखा सके। हम जानते थे कि रूस युद्ध की शुरुआत से सोवियत युग के टैंक इस्तेमाल कर रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार रूस अब पुराने T-55 AM टैंकों पर ड्रोन हमलों से बचाव के लिए कोप केज लगा रहा है। वे टैंक जंग लगे आधी सदी से पुराने कबार है। कुछ टैंक 1950 के दशक के अंत के हैं। सोचकर हैरानी होती है कि पुराने टैंक उस युद्ध में क्या कर लेंगे जब यूक्रेन के ड्रोन आधुनिक टैंकों को भी आसानी से तबाह कर रहे हैं। कोप केजेस भी मददगार नहीं होंगे। इन पुराने टैंकों को बहुत पहले सेवा से हटा देना था। रूस को दोहरी समस्या के कारण टैंक यूनिट्स बिना टैंकों के जंग में भेजनी पड़ रही हैं। भंडार इतने कम हैं कि अब पर्याप्त टैंक भी नहीं बचे। अगर पर्याप्त टैंक होते भी, यूक्रेन के किल जोन इतने खतरनाक है कि वहां टैंक भेजना मौत जैसा है। रूस चाहे कुछ करे या न करे, दोनों में फंसा है। और जब ये सब हो रहा है, यूक्रेन दिखा रहा है कि थोड़ी सी सूझबूझ से भी बहुत कुछ किया जा सकता है, खासकर जब आप उस हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे युद्ध ने उसकी जमीन पर बेकार कर दिया है। यूक्रेन के पास भी टैंक हैं। रूसी टैंकों की तरह यूक्रेन के टैंक भी अगर रूसी पोजीशनों के पास आते हैं तो FPV ड्रोन से हमला हो सकता है। रूस के उलट यूक्रेन समस्या देखता और हल निकालता है। यूक्रेन अपने लेओपर्ड 1 A5 टैंकों को अस्थायी तोपखाने में बदल रहा है, जिनकी रेंज 12 किमी है और नए टरेट से 18 किमी तक बढ़ सकती है। इस रणनीति से टैंकों को मारक क्षेत्रों से गुजारकर तैनाती की जगहों तक पहुंचाने की चुनौती खत्म हो जाती है। यूक्रेन के टैंक रूसी ड्रोन से बचने के लिए सुसज्जित हैं। वे एक जगह रहकर दूर से फायर कर सकते हैं और फिर नई पोजीशन ले सकते हैं। रूस अपने टैंक कर्मियों को मारक क्षेत्रों में मरने के लिए भेज देता है, चाहे वे पैदल हों या बाइक पर, जो यूक्रेन और रूस के युद्ध के तरीकों में फर्क दिखाता है। जब यूक्रेन अपने टैंकों को उपयोगी बना रहा है, वह पहले कभी न देखी गई टैंक से टैंक को मार गिराने की घटनाएं भी कर रहा है। एक रिकॉर्ड टूटा है और इसे भी एक लेपर्ड ने ही संभव किया। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें।
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप यूक्रेन के अंदर रूस की ताज़ा सामरिक गलतियों का और विश्लेषण देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।